हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा और हमारा प्रयास आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है या किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी महसूस होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन किया गया था। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी पहल पर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन किया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर 2 है जवाहरलाल नेहरू एवं राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 है राजेंद्र प्रसाद एवं महात्मा गांधी। और ऑप्शन नंबर 4 है राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद है नया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। किसने जो है इस बात का समर्थन किया है या किसके कहने की वजह से उनको पुनः निर्वाचित किया गया है, आपको ये बताना है। आप सभी को ये पता होगा कि जो भीमराव अंबेडकर हैं ये पहले बंगाल प्रांत से मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, लेकिन जब विभाजन हो गया भारत का और ये जो सीट थी ये पूर्वी बंगाल में चला गया तो उनकी जो सदस्यता थी वो समाप्त हो गई और इसके बाद उनको बम्बई की सीट पर निर्वाचित किया गया था। बम्बई आप याद रखेंगे, बम्बई जो प्रांत है यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे बीजी खेर, इनको पत्र लिख करके जो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं और पटेल हैं, इन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो सीट खाली हो गई है जिस पर पहले जयकर जी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उस पर अंबेडकर जी को नियुक्त कर दीजिए, निर्वाचित करवा दीजिए। तो इस तरह से याद रखिएगा, अंबेडकर जी पहले बंगाल से थे और वहाँ से वो निर्वाचित होके गए थे और मदद किसने किया था, जो है वो किया था मुस्लिम लीग ने। लेकिन जब विभाजन हो गया उनकी सीट जो है वो चली गई पूर्वी पाकिस्तान में और वो जो है वहाँ से हट गए, सदस्यता से उनको हटा दिया गया या हट जाना पड़ा। तो उसके बाद उनको फिर से मुंबई की सीट से निर्वाचित करने की जो सिफारिश है वो राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने किया है। याद रखिएगा बच्चा लोग, पुनः निर्वाचन हुआ है और कहाँ से हुआ है, मुंबई प्रांत से हुआ है। किसके कहने पे हुआ है, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला, कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी कि असहयोग आंदोलन के सफल होने के 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा, कांग्रेस ने 1920 के कोलकाता के विशेष अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। तीसरा, दोनों बातें सत्य हैं। और चौथा, कोई भी सही नहीं है। आप बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका, कौन सी बात है जो सही है। और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन प्रैक्टिस से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल रही है। उन सब को कोरिलेट करके उत्तर ढूंढना शुरू कर दीजिए। अब आप लोगों को बहुत मदद मिलेंगी पीछे की पढ़े हुए क्लासेस से और यही स्मार्ट तरीका है, जो पढ़िए उसको कनेक्ट कीजिए और उसकी मदद से आगे की समस्याओं का समाधान कीजिए। अन्यथा पढ़ते रहिए बच्चा लोग, जब तक तरीका स्मार्ट नहीं होगा तब तक जो है सही तरीके से उत्तर नहीं आएंगे। तो आपका सत्य बताना है, तो याद रखिएगा केवल और केवल आपका पहला सही है। कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा किया था कि असहयोग आंदोलन के सफल होने के 1 साल के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 साल आप लोग लगातार मेरी कही हुई रणनीति को फॉलो कर लीजिए, आप लोगों को जरूर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है कि 1920 का, देखिए कोलकाता थोड़ी है, ये अधिवेशन कहाँ पे हो रहा है, नागपुर में हो रहा है ना, तो कोलकाता यहाँ बीच में कहाँ से आ गया। नागपुर के अधिवेशन में ही देशी रियासतों के प्रति पहली बार अपनी रणनीति की घोषणा किया गया था। याद रखिएगा, 1920 के जो है नागपुर अधिवेशन में ही देशी रियासतों के प्रति पहली बार अपनी नीति की घोषणा किया है कांग्रेस ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कराची सत्र में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। कराची के बारे में क्या सत्य है, आपको ये बताना है। पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना। दूसरा, स्वतंत्र एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी।
तीसरा, मजदूरों किसानों को अपनी यूनियन बनाने की आज़ादी देना। चौथा, प्रमुख उद्योगों, खदानों और परिवहन को सरकारी स्वामित्व में रखने का वादा। और चौथा, उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग, कराची सत्र में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सी बात है जो आपकी सही हो जाएगी। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग बता सकते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि 29 मार्च 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दिया गया था। आपको बताना है कि आपका इसमें से कौन सी बात है जो सही है। तो याद रखेंगे, सारी बातें बिल्कुल सही हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना, ये भी था। दूसरा, स्वतंत्र एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी, ये भी है। मजदूरों किसानों को अपनी यूनियन बनाने की आज़ादी देना और उद्योगों, खदानों और परिवहन को सरकारी स्वामित्व में रखने का वादा। ये सारी बातें सत्य हैं बच्चा लोग, याद रखिएगा। इन सब को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू एवं गांधी जी के बीच संबंधों में मतैक्य के साथ साथ मत अंतर के तत्व भी विद्यमान थे। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के जो मत हैं वो अलग अलग हैं, और अलग अलग होते हुए भी वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि सही नहीं है उनके मतों के बारे में। चलिए देखते हैं आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं। आप सभी को पता है, सबके अपने तरीके होते हैं, सबका अपना दर्शन होता है। कभी भी किसी का तरीका जो है बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का कम अच्छा हो सकता है, किसी का ज़्यादा अच्छा और किसी का खराब हो सकता है। सबके अलग होते हैं। सेम विचारधारा के कभी दो व्यक्ति नहीं मिलते हैं। तो आपको बताना है, पहला है, जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का समर्थन किया क्योंकि वह समाजवाद के उच्च आदर्शों से प्रेरित था। दूसरा, नेहरू ने वर्ग विश्लेषण वर्ग संघर्ष पर जोर दिया जो गांधी जी के विचारों से भिन्न था। तीसरा कह रहा है कि नेहरू ने मत भिन्नता के बावजूद कांग्रेस अथवा गांधी से नाता नहीं तोड़ा, अपितु उनका लक्ष्य इनके वैचारिक आयाम को समाजवाद की दिशा में रूपांतरित करना था। बताएंगे बच्चा लोग। और चौथा कह रहे कि कोई ऐसा नहीं है जो कि सही ना हो, यानी कि सभी बातें सत्य हैं। बताएंगे, कोई तो पॉइंट्स होगा जहाँ पे दोनों लोगों के बीच जो है वो मतैक्य नहीं बनते होंगे और वहाँ पे विरोध उत्पन्न होता होगा, क्योंकि दोनों लोगों के मतों में अंतर है। हालांकि वो लोग साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं तो टकराव उत्पन्न होता होगा। तो बताएंगे क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका पहला सही नहीं है। जवाहरलाल जो नेहरू है, कह रहा है ये जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का समर्थन किया क्योंकि यह समाजवाद के उच्च आदर्शों से प्रेरित था। ये सत्य नहीं है, चूँकि जवाहरलाल नेहरू ने वर्ग विश्लेषण एवं वर्ग संघर्ष पर जोर दिया है। समाजवादी है ना, तो वर्ग जो है विश्लेषण और वर्ग संघर्ष पर जोर देंगे। ट्रस्टीशिप सबको लेकर चलने की बात करता है, इससे वो स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को उन्होंने क्या किया है, अस्वीकार किया है बच्चा लोग। जो कि उनकी विचारधारा कैसा है, वर्ग विश्लेषण और वर्ग संघर्ष पर जोर देने वाला है। इसी वजह से उन्होंने गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का विरोध किया है, क्योंकि ये सभी वर्गों के समन्वय की बात करते हैं। बाकी सही है दूसरा कि नेहरू ने वर्ग विश्लेषण एवं वर्ग संघर्ष पर जोर दिया है, जो कि गांधी के विचार से भिन्न था। बिल्कुल देखिए, पता ही चल रहा है। और नेहरू ने मत भिन्नता के बावजूद कांग्रेस अथवा गांधी जी से नाता नहीं तोड़ा, अपितु उनका लक्ष्य उनके वैचारिक आयाम को समाजवाद की दिशा में रूपांतरित करना था। तो निश्चित ही पहला सही नहीं है, बाकी बातें सही हैं। काफ़ी गूढ़ प्रश्न था, ऐसी चीज़ें आप लोगों के दिमाग को और ब्रॉड करेंगी। नेक्स्ट देखिए, 1920 के दशक में निम्नलिखित में से किन रियासतों में राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। आपको बताना है कि 19 से 20 के दशक में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे या रियासत है जहाँ पे जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। आपके सामने ऑप्शन देखिए, पहला है जामनगर और मैसूर, दूसरा है बड़ौदा और इंदौर, तीसरा है नौनगर और काठियावाड़, और चौथा है कि उपयुक्त सभी। अब बताएंगे बच्चा लोग, कहाँ पे 20वीं सदी में जो है रियासतों में राज्य कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। याद रखेंगे 20वीं सदी के पहले बाद जो दूसरा दशक है, इसमें जो ब्रिटिश इंडिया है में
राष्ट्रीय जो आंदोलन है इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, लोगों का इससे जुड़ाव हुआ, धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आई, राजनीतिक चेतना आई, जिसके चलते देशी रियासतों की जो जनता है ये भी प्रभावित हुई। और इस प्रभाव के कारण 1920 के जो दशक है उस समय रियासतों में अनेक जन संगठनों का जो है प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें आपका मैसूर भी है, हैदराबाद भी है, बड़ौदा भी है, और साथ ही साथ जामनगर, इंदौर, नौगांव, काठियावाड़, यानी कि सभी जगहों पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। याद रखेंगे बच्चा लोग, ये सभी रियासतें हैं। जब बाद में लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता आई तब जो है रियासतें भी इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगी थी। नेक्स्ट आपके लिए नया क्वेश्चन होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ब्रज रानी और यशोदाबेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ब्रज रानी और यशोदाबेन ने कौन से आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है बड़ौदा रियासत के जन आंदोलन, और नेक्स्ट है हैदराबाद रियासत के जन आंदोलन में। बताएंगे बच्चा लोग, ब्रज रानी और यशोदाबेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपके लिए न्यू लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है बिल्कुल सही है। हैदराबाद रियासत में स्वाधीनता की लड़ाई में ब्रज रानी और यशोदाबेन पटेल जो हैं इन्होंने बहुत ही सक्रिय भागीदारी निभाई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा है जो सही नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है आपको ये बताना है। पहला है व्यक्तिगत सत्याग्रह क्रिप्स मिशन के विरोध में शुरू किया गया था। दूसरा, सत्याग्रहियों का चुनाव पूर्व निर्धारित होता था तथा सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थल पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देते थे। तीसरा कह रहा, जो सत्याग्रही गिरफ्तारी से बच जाते थे वह गांव की ओर संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ते थे, जिसके कारण इनका नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया। और चौथा कह रहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही आसान है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे क्या जो है आपका वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में सत्य नहीं है। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी को इसका उत्तर ढूंढने में समस्या नहीं होना चाहिए। तो याद रखेंगे आपका पहला बिल्कुल गलत है, बिकॉज व्यक्तिगत सत्याग्रह तो 1940 में गांधी जी ने शुरू किया है और एक अहिंसक सत्याग्रह है। और ये गांधी जी ने क्यों शुरू किया था, क्योंकि हमसे बिना पूछे, कांग्रेस से बिना पूछे अंग्रेजों ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से भारत समस्याओं में आया। इस वजह से नाराज गांधी जी ने इस बात का विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, और ये एक अहिंसात्मक आंदोलन है जो 1940 में शुरू हो रहा है। क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया है, और इसके विरोध में तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। निश्चित ही आप लोगों को ये सब बातें बिल्कुल क्लियर होंगी, इसलिए पहला सही नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है, सत्याग्रहियों का चुनाव पूर्व निर्धारित होता था तथा सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी दे देते थे। इतना ही नहीं, जो गिरफ्तारी से बच जाता था वो गांव की ओर संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ता था, जिसके कारण इसको दिल्ली चलो का नारा आंदोलन भी दे दिया गया था। तो याद रखेंगे, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आप लोगों को धीरे धीरे काफ़ी कमांड हो जाना चाहिए, रिविज़न भी करते रहिएगा, पीछे से बहुत गूढ़तापूर्वक सारे प्रश्नों को डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पूंजीपतियों में से कौन कांग्रेस के आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा था। इसमें से कौन सा पूंजीपति है जो कांग्रेस के साथ जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े थे। पहला है जमना लाल बजाज, दूसरा है लाल शंकर, तीसरा है वाड़ी लाल लल्लू लाल भाई, और चौथा है बाल चंद्र हीरा चंद्र। बताएंगे बच्चा लोग, इसमें से कौन है जो कांग्रेस से सक्रिय रूप से नहीं जुड़े हुए हैं। और आपको फटाफट उत्तर दे देना है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। तो देखते हैं आप लोगों का क्या उत्तर आने वाला है। तो निश्चित ही बच्चा लोग याद रखिएगा आपका क्या है जो कि सत्य नहीं है, यानी कि जो इससे जुड़े हुए नहीं है। तो आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। बाल चंद्र और जो हीरा चंद्र हैं ये आपके ऐसे पूंजीपति हैं जो कांग्रेस के आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल 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 याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। कांग्रेस की विदेशी नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, कांग्रेस की विदेशी नीति के बारे में क्या सत्य है।
पहला कह रहा है, कांग्रेस ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया तथा अरबों को आश्वासन दिया कि भारतीय जनता उनके साथ है। दूसरा कह रहा है, सोवियत संघ के प्रति गांधी जी का रुख दोस्ताना था, परंतु वे इसके हिंसात्मक कदमों के समर्थन में नहीं थे। तीसरा कह रहा है, दोनों बातें सही हैं। और चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आधारित है। आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उत्तर दे सकते हैं। हालांकि बिना पढ़े दिमाग भी नहीं आता, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए बच्चा लोग, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। कांग्रेस ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया और अरबों को आश्वासन दिया कि भारतीय जनता उनके साथ है। और सोवियत संघ के प्रति गांधी जी का रुख दोस्ताना था, परंतु वे हिंसात्मक कदमों का समर्थन नहीं थे। निश्चित ही हिंसात्मक कदमों के समर्थक गांधी जी कभी नहीं थे। उस समय के लिए ये विचारधारा अपने आप में एक क्रांतिकारी विचारधारा थी। हालांकि अंग्रेज़ों के सामने ये विचारधारा उनकी आज के युवा वर्ग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबका अपना दर्शन होता है और दर्शन सबका विशिष्ट होता है। बताएंगे बच्चा लोग। क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा है जो सही नहीं है। पहला, खिलाफत आंदोलन के दौरान जो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई थी, उसने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कई वर्षों बाद तक अपना प्रभाव बनाए रखा। दूसरा, खिलाफत नेता मौलाना मोहम्मद अली तथा शौकत अली के कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह हिंदू सरकार स्थापित करना चाहती थी। तीसरा देखिए, लखनऊ समझौते में यह नहीं था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है एवं उनके हित अलग अलग हैं। और चौथा कह रहा है, उपरोक्त में से कोई भी जो है वो आपका असत्य नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो कि आपका सत्य नहीं है। और निश्चित ही आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है और आप लोग इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। सारे पॉइंट को देख लीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिएगा, मैं उसको दोबारा आप लोगों को ज़रूर डिफाइन करूँगी। तो देखेंगे बच्चा लोग क्या सत्य नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि आपका पहला जो है ये सत्य नहीं है। रीज़न क्या है, क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई थी, ये क्या हो गया, ये धीरे धीरे समाप्त हो गया था। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो उस समय तक हमारा जो मत था वो काफ़ी हद तक विभाजित हो चुका था। सांप्रदायिक दंगे अन्य शहरों में शुरू हो चुके थे। तो निश्चित ही आपका पहला सही नहीं है। ये जो सुनहरा दौर था ये गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है कि खिलाफत नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि ये हिंदू सरकार स्थापित करना चाहती है। तीसरा भी सही है कि लखनऊ समझौते में यह नहीं था कि भारत विभिन्न समुदाय का देश है और इनके हित अलग अलग हैं। निश्चित ही पहला सही नहीं है, बाकी बातें सही हैं। यूनियनिस्ट दल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सत्य नहीं है। बताएंगे। यूनियनिस्ट दल के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है, पंजाब के शहरी राजनीति में इनकी गहरी पैठ थी। दूसरा, जिन्ना सिकंदर समझौते के तहत इन्होंने पंजाब में 1937 के चुनाव में संयुक्त सरकार बनाई। तीसरा, इस पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के आयोजन पर प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में योगदान दिया। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग क्या है जो सत्य नहीं है, और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। हो सकता है नया भी हो, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग इसका उत्तर आसानी से बता सकते हैं। तो आपका केवल और केवल आपका पहला सही नहीं, क्योंकि पंजाब के शहरी रणनीति में इनकी गहरी पैठ नहीं है, बल्कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में इनका जो है गहरी पैठ है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। शहरी में जो है वो मुस्लिम लीग सक्रिय हैं, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, सिकंदर और जो जिन्ना है इन दोनों के बीच समझौते के तहत पंजाब में 1937 के चुनाव में संयुक्त सरकार इन्होंने बनाई थी। ये दोनों पार्टियां आपस में मिली थी, आपके यूनियनिस्ट पार्टी और साथ ही मुस्लिम लीग। और तीसरा भी सही है, इस पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के आयोजन पर प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में योगदान दिया था। तो ये दोनों बातें सही हैं, पहला सत्य नहीं है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा सक्रिय हैं। नेक्स्ट देखिए,
नौसैनिक विद्रोह भले ही अल्पकालिक रहा हो, परंतु इसका प्रभाव काफ़ी मनोवैज्ञानिक था। इस संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? आपको बताना है नौसैनिक जो प्रभाव था, भले ही इसका जो प्रभाव है वो अल्पकालिक रहा हो, लेकिन मतलब इसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव था ये काफ़ी लंबे समय तक बना रहा। इसके बारे में क्या सही नहीं है? पहला, इसने जो है केवल, आप बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही नहीं? कह रहा है इसने ना केवल, यहाँ पे होना चाहिए था, हाँ, इसने ना केवल नौसैनिकों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया, अपितु थल सेना व वायु सेना में सहानुभूति पूर्वक जो है हड़तालें हुई हैं। क्या ये बात सही है? दूसरा, इस विद्रोह ने अरोड़ा असफ अली जैसे समाजवादियों का सहानुभूति थी। तीसरा कह रहा है सरदार पटेल सहित कांग्रेस नेतृत्व ने विद्रोहियों के शौर्य की प्रशंसा की तथा इसे भारत के स्वतंत्रता की दिशा में महान आहुतियाँ बतलाया। और आपका चौथा कह रहा है इस विद्रोह ने यह आभास करा दिया कि कांग्रेस के संघर्ष के दिन समाप्त हो चुके हैं, अब वह एक शासक वर्ग के रूप में अपनी जीवन वृत्ति की ओर दिख रही है। आप बताएंगे बच्चा लोग नौसैनिक विद्रोह भले ही अल्पकालिक रहा हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है का मनोवैज्ञानिक वो दीर्घकालिक था। इसके बारे में क्या सत्य नहीं है ये आपको बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग क्या सत्य नहीं है, केवल और केवल तीसरा सही नहीं है। सरदार पटेल सहित कांग्रेसी नेतृत्व ने विद्रोहियों के शौर्य की प्रशंसा नहीं की थी, उन्होंने बल्कि विद्रोहियों को जो है आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर सरकार अपने पे आ जाएगी तो फिर इनका क्रूरतापूर्वक दमन कर देगी और इनको मतलब जो है इनके साथ काफ़ी निर्मम व्यवहार करेगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। दूसरा, पटेल ने कहा आज़ाद भारत को भी सेना की ज़रूरत पड़ेगी और सेना में अनुशासन होना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो आगे चल के आज़ाद भारत में भी सैनिक इस तरह का विद्रोह और इस तरह के दंगे करेंगे, इसलिए ऐसी चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। याद रखिएगा, अनुशासन के प्रति ध्यान रखते हुए बातों को भी उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया। पहला बिल्कुल सही है, राजनीतिक चेतना का प्रसार था जिसमें थल सेना और जो वायुसेना इनकी भी सहानुभूति थी। अरोड़ा असफ अली समाजवादियों का सहानुभूति भी इससे था और इस विद्रोह ने हर जो है एक तरीके से कहिए कि आभास करा दिया था कि कांग्रेस के संघर्ष के दिन जो है समाप्त हो चुके हैं, यानी कि अब जो है वो नया जीवन शुरू होगा, क्योंकि अब ऐसे लोग भी क्या हो गए हैं, आज़ादी की तरफ अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से किसने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? कह रहा आर.एम. साहनी, दूसरा एन.जी. चंदावरकर, तीसरा सर हेनरी कॉटन, चौथा आर्यन मधुलकर, पांचवा वगैरह ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने ना किया हो, यानी कि सभी ने किया है। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान है, आप लोगों को फटाफट उत्तर दे देना है बच्चा लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी है। मैंने हमेशा कहा है जब एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएं तो सभी सही हो जाते हैं। अगर याद होगा तो आपको पता है कि एक से अधिक लोगों ने किया, यानी कि सभी ने किया है कांग्रेस की अध्यक्षता, ऐसा कोई नहीं है जिसने ना किया हो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय बोल्शेविक दल, क्या इसके संस्थापक एन दत्त मजूमदार हैं? दूसरा कह रहा है क्रांतिकारी साम्यवादी दल, क्या इसके संस्थापक सुमेंद्र नाथ टैगोर हैं? तीसरा कह रहा बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, क्या इसके अजीत राय एवं इंद्रसेन हैं? चौथा अतिवादी प्रजातांत्रिक दल, क्या इसके जयप्रकाश नारायण हैं? बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है और आपको इसका उत्तर देना है। और आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यू भी होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों के लिए लाया गया है। ध्यान रहे, आपको हर रोज़ की क्लास को बार बार रिवीजन करना है और गंभीरता से पढ़ना है। इसी से जुड़े हुए घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेंगे छोटे एग्जाम्स में भी और बड़े एग्जाम्स में भी। तो आपका चौथा सही नहीं है बच्चा लोग, क्योंकि अतिवादी प्रजातांत्रिक दल के जो संस्थापक हैं वो हैं एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय इसके संस्थापक हैं। पहला बिल्कुल सही है कि भारतीय बोल्शेविक दल एन दत्त मजूमदार, और दूसरा भी सही है क्रांतिकारी साम्यवादी दल सौमेंद्र जो है सौमेंद्र टैगोर हैं, सौमेंद्र नाथ टैगोर, और बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल अजीत राय और इंद्रसेन हैं। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1946 की मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है?
कौन सा है जो सही नहीं है आपको ये बताना है। 1946 की मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है इसके तहत भारत ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक मिला जुला संघ होगा। दूसरा, विदेशी मामले, रक्षा और संचार साधनों के साथ अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होंगी। तीसरा, प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर से सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। और चौथा कह रहा है कोई ऐसा नहीं है जो ना हो, यानी कि सभी सही है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बात है जो कि आपका सत्य नहीं है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा क्या है जो आपका सत्य नहीं है। याद रखेंगे दूसरा सही नहीं, क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसको प्रांतों को देने की बात की गई थी, केंद्र को नहीं किया गया था। इसलिए आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इस योजना के अंतर्गत प्रांतों को 3 श्रेणियों में विभाजित करना था, ये तो बिल्कुल सही है। और संविधान निर्मात्री सभा का गठन भी करना था, ये बातें बिल्कुल सही है। याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका केवल और केवल दूसरा सही नहीं है। अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में रखने की बात की गई थी, केंद्र में नहीं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रगान के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। पहला, कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया यह गीत 24 जनवरी 1947 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरा कह रहा है यह गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। तीसरा कह रहा है इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं तथा इसके छोटे रूपांतर को गाने या बजाने में लगभग 20 सेकंड लगते हैं। चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बात है जो आपके भारतीय राष्ट्रगान के संदर्भ में सत्य नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से प्रत्येक ऑप्शन को क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन की कब अपनाया गया, दूसरा क्वेश्चन की कब गाया गया, तीसरा क्वेश्चन कितने समय में गाना है, और चौथा क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म में छोटे रूपांतर में कितने मिनट या सेकंड में आप गा सकते हैं। ये सारी बातें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। कह रहा कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला सत्य नहीं है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, 1950 को, इसलिए आपका पहला सही नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। पहली बार 1911 में गाया गया था, 52 सेकेंड इसका समय है, लेकिन अगर इसको छोटा करना चाहते हैं, किन्हीं भी परिस्थितियों में कम समय में इसको गा के पूरा करना चाहते हैं, तो 20 सेकेंड है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। पहला, राजकुमार शुक्ल क्या ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हैं। दूसरा, अंबालाल साराभाई क्या ये अहमदाबाद में हड़ताल से जुड़े हैं। तीसरा, इंदुलाल याग्निक क्या ये बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हैं। चौथा, वल्लभ भाई पटेल क्या ये खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, और आपको वही बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे क्या सही नहीं है। इंदुलाल याग्निक और पटेल ने दोनों लोगों ने खेड़ा आंदोलन में जो है वो समर्थन किया है, सपोर्ट किया है गांधी जी को। ये आप देखेंगे किससे जुड़े हुए हैं, खेड़ा से ही जुड़े हुए हैं। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि ये किससे जुड़े हुए हैं, बारदोली से, इसलिए गलत हो गया, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र भारतीय संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को राजी नहीं थे। अच्छा, इसमें से कौन से राज्य भारतीय संघ के विलय पत्र पर मतलब जो है साइन करने के लिए तैयार नहीं थे, आपको ये बताना है। कौन सा रियासत है या कौन सा राज्य है, आपको ये बताना है। कौन सी रियासतें हैं जो नहीं तैयार हैं। पहला, हैदराबाद और भोपाल। दूसरा, जूनागढ़ और त्रावणकोर। तीसरा, जोधपुर। चौथा, सभी। बताएंगे बच्चा लोग, शानदार प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से रियासतें हैं जो भारतीय संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को राजी नहीं थी। तो ये भी आप सभी को पता हो कि यहाँ पे ऐसी कोई भी नहीं है मतलब जो राजी हो, यानी कि सभी हैं जो राजी नहीं थे, आपको ये पता होना चाहिए। हालांकि आज़ादी के बाद आपके जो भोपाल हैं, त्रावणकोर हैं और जोधपुर हैं, इन लोग क्या हो गए थे, ये तैयार हो गए थे। जोधपुर, हैदराबाद और भोपाल,
ये तीनों लोग तो 1947 में क्या हो गए थे यहाँ पे, अच्छा हैदराबाद को हटा करके त्रावणकोर, भोपाल और जूनागढ़, ये तीनों लोग तो 1947 में जो है क्या हो गए, शामिल हो गए। बाद में चल के इन्होंने क्या किया, शामिल कर लिया। लेकिन जो जूनागढ़ है और हैदराबाद है, इसके लिए सरकार को थोड़ा सा सख्ती जो है वो दिखानी पड़ी। खास करके जूनागढ़ को 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया और हैदराबाद का विलय सैनिक कार्रवाई के द्वारा करना पड़ा था। तो ये दोनों और बाद में आए हैं, हालांकि शुरू में ये सब के सब तैयार नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने अपनी राज रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। अपने सविनय अवज्ञा रणनीति का गांधी जी ने प्रयोग कब किया? पहला चंपारण आंदोलन में, दूसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन में, तीसरा खेड़ा आंदोलन में, चौथा खिलाफत के मुद्दे पे। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग कब किया था? आपके सामने ऑप्शन है और आपको उत्तर देना है। देखते हैं आप लोग इसको बता पाते हैं या नहीं। हालांकि आसान है और आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे तो पता चलेगा कि पहला आंदोलन इनका जो चंपारण आंदोलन ही था, जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा का जो प्रयोग है वो किया था। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। साइमन कमीशन पे बहुत बातें हो चुकी हैं, देखते हैं आप लोग सही बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। आपको बताना है साइमन कमीशन के बारे में क्या सत्य है। पहला, इसमें केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन की सिफारिश की। दूसरा, इसमें कोई भी भारतीय न होने के कारण कांग्रेस सहित तत्कालीन सभी संगठनों ने इसका विरोध किया था। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा, और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को इसका उत्तर पता भी होना चाहिए। कह रहा है कि आपका क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो निश्चित ही याद रखेंगे, यहाँ पे लिखी हुई कोई भी बात सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में सभी जो मतलब क्षेत्र है उत्तरदायी सरकार के गठन की सिफारिश की थी। केंद्र में जो है उत्तरदायी सरकार के गठन को उचित नहीं बताया उसने केंद्र को नहीं बल्कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन की बात की है। केंद्र यहाँ पे नहीं है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसमें कोई भी भारतीय ना होने के कारण जो है कारण कांग्रेस सहित तत्कालीन सभी संगठनों ने इसका विरोध किया। नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, कुछ ऐसे संगठन थे जो इसका विरोध नहीं कर रहे थे, जिसमें मुस्लिम लीग जो है इसने नहीं किया, हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध नहीं किया था, जस्टिस पार्टी ने भी क्या किया, इसका विरोध नहीं किया था। याद रखिएगा, पंजाब में जो संघवादी हैं इन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया था। पंजाब के संघवादी, दक्षिण के जस्टिस पार्टी, साथ ही हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इन सब ने क्या किया, इसका विरोध नहीं किया है। याद रखिएगा, ये चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, दोनों बातें गलत हैं। पूना समझौता के संदर्भ में क्या सही है बच्चा लोग, आपको ये बताना है पूना समझौता के बारे में क्या सही है। पहला कह रहा है इसमें दलित वर्ग को हिंदू के अंतर्गत मानते हुए पृथक निर्वाचन प्रक्रिया को स्वीकार किया गया। दूसरा कह रहा है दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय सेवाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। तीसरा कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को अस्वीकृत कर दिया। और चौथा कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ना रहा हो, यानी कि सभी सही हैं। मतलब सभी आपको बताना है क्या सही नहीं है। साइमन, अच्छा क्या सही है, पूना समझौते के बारे में क्या सही है, आपको ये बताना है क्या है जो पूना समझौते के बारे में सत्य है। तो बच्चा लोग याद रखेंगे क्या सही है, तो केवल और केवल आपका दूसरा सही है। दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय सेवाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। पहला क्यों गलत हो गया है, कह रहा है कि इसमें दलित वर्ग को हिंदू के अंतर्गत मानते हुए पृथक निर्वाचन प्रक्रिया को स्वीकार किया गया। नहीं, आरक्षण की बात की गई थी ना, पृथक निर्वाचन का ही तो विरोध गांधी जी ने किया था, तो ये आपका पहला सही नहीं है। और कह रहा है तीसरा नहीं, ब्रिटिश सरकार ने आज स्वीकृत नहीं किया, उन्हें इससे क्या समस्या, उन्होंने तो पहले जो उन्हें करना था वो कर चुके थे। इसके बाद जब उसमें संशोधन कर लिया गया तो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच समझौता हो गया और इसको ब्रिटिश सरकार को भी क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। उनको क्यों इससे आपत्ति हुई, ये तो हमारे आपस का मैटर था। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन के लिए प्रसिद्ध है। आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये कराची अधिवेशन के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्या ऐसा हुआ था कराची अधिवेशन में जो ये प्रसिद्ध हो गया, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है एक ठोस मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम के लिए। इसके बाद कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता का समर्थन करने के लिए। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही है। और चौथा कह रहा है कि आपका कोई भी सही नहीं है। अब आपको बताना है बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा आपका जो कराची अधिवेशन है इसके बारे में। और आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कराची अधिवेशन आप सभी को पता होगा कि 1931 की घटना है और आपके कराची अधिवेशन में अहिंसा में विश्वास दोहराने की बात की गई है और क्रांतिकारियों की वीरता के गुणगान भी की गई थी। साथ ही गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को दोहराया भी गया था। और इसके अलावा मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों को भी यहाँ पे एक ठोस रूप दिया गया था। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है बच्चा लोग, याद रखेंगे आप लोग ये सारी बातें। नेक्स्ट देखिए 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस ने देशी रियासतों के लोकतांत्रिक अधिकारों का एक संवैधानिक परिवर्तन संबंधी मांग रखी। निम्नलिखित में से किन रियासतों ने इस संदर्भ में पहल की? आपको बताना है कि 1927 में गठित ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस ने देशी रियासतों के लोकतांत्रिक अधिकारों एवं संवैधानिक परिवर्तन संबंधी मांग रखी। निम्नलिखित में से किन रियासतों ने इस संदर्भ में पहल की थी? पहला है मैसूर, दूसरा है जामनगर, तीसरा बड़ौदा, चौथा इंदौर, पांचवा सभी। बताएंगे बच्चा लोग क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा? तो निश्चित ही बच्चा लोग याद रखेंगे आपकी सारी बातें, यानी कि सभी जो हैं रियासतों ने इस संदर्भ में पहल किया है। मैसूर, जामनगर, बड़ौदा, इंदौर जैसे राज्यों ने ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की मांग के संदर्भ में सीमित दायरे में ही सही परंतु संवैधानिक परिवर्तन करने की शुरुआत की है। इसलिए आपका क्या हो गया है, सारी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए त्रिपुरी संकट के विषय में किस राष्ट्रीय नेता ने एक प्रस्ताव के माध्यम से पुरानी वर्किंग कमेटी तथा गांधीवादी नीतियों में आस्था प्रकट की और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी नई कार्यकारिणी का चयन करें? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। त्रिपुरी संकट के समय किस राष्ट्रीय नेता ने एक प्रस्ताव के माध्यम से पुरानी वर्किंग कमेटी तथा गांधीवादी नीतियों में आस्था व्यक्त की और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वे गांधी जी की इच्छानुसार अपनी नई कार्यकारिणी का चयन करें? वो व्यक्ति कौन है? राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, गोविंद बल्लभ पंत या जवाहरलाल नेहरू? तो आप सभी को पता ही होगा त्रिपुरी संकट बार बार पूछा जाता है। ये आपके मध्य प्रदेश का एक ज़िला है त्रिपुरी, जहाँ पे अधिवेशन हुआ था और सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये बड़े वोट के साथ जीत गए थे। गांधी जी के जो प्रत्याशी थे सीतारमैया ये पराजित हुए थे और गांधी जी ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया और उन्होंने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। और इस तरह से जो दक्षिण पंथी यानी कि गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित थे गोविंद बल्लभ पंत, इन्होंने प्रसिद्ध प्रस्ताव के माध्यम से जो पुरानी वर्किंग कमेटी है इसमें विश्वास व्यक्त किया और इन्होंने क्या किया है तथा जो 20 वर्ष में अपनाई जाने वाली गांधीवादी नीतियां हैं इन्हीं में आस्था व्यक्त की। और इस बात से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक है, आप गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्यकारिणी का चयन करें और उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया था। तो बच्चा लोग कौन हो गए हैं? आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। ये बातें याद रखिएगा, यहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था और इनके इस्तीफा देने के बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तो वहाँ के अध्यक्ष फिर कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे, याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्वेश्चन आता है कि कौन जीता था? सुभाष चंद्र जीते थे। किसको हराया था? सीतारमैया को हराया था। कौन बने थे उनके इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्यों इस्तीफा दिया था? गांधी जी के विरोध की वजह से दिया था। ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चा लोग। हालांकि जो भी होता अच्छे के लिए होता है। उस समय ये अच्छा तो नहीं था कि उन्होंने बहुमत से जीत हासिल करने के बावजूद उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो देश के बाहर नहीं जाते और इतने बड़े पैमाने पे इतना विश्व का भ्रमण कर देश मतलब जो है देश के लिए इतने लोगों का गठन करके और फिर जो है इतना बड़ा काम शायद नहीं हो पाता, शायद ये होना था, इसी वजह से ऐसी चीज़ें हुई। देखिए अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला है
गांधी जी ने खिलाफत मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के एक अवसर के रूप में माना। दूसरा, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का बाह्य रूप से समर्थन किया। तीसरा, तिलक इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से संधि के विरुद्ध थे। और चौथा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो खिलाफत आंदोलन के बारे में सत्य नहीं है। खिलाफत आंदोलन आप लोग पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता है कि तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध में ही यह आंदोलन शुरू किया गया था। और इस समय गांधी जी ने बड़े पैमाने पे इस आंदोलन को समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे हिंदू मुस्लिम जो एकता है इसके लिए एक सुनहरा अवसर है, और इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया था। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पे जो सही नहीं है वो आपका कौन सा सही नहीं है, आपका दूसरा सही नहीं, क्योंकि गांधी जी ने इसको बहुत ज़्यादा समर्थन किया, बाह्य रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से समर्थन किया था। क्योंकि जब 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ तब इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने ही किया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने ही किया था। इस तरह से वो आंतरिक रूप से इससे बिल्कुल जुड़े हुए थे। तिलक ने इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के से संधि की जो है विरोध किया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका पहला तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में क्या सही है। जस्टिस पार्टी के बारे में क्या सही है। जस्टिस पार्टी याद होगा आप लोगों को, जस्टिस पार्टी जो है ये गैर पंडित जो है या जो गैर ब्राह्मण है ऐसे लोगों की पार्टी है। और यहाँ पे जो है जाति विरोधी मतलब जो चीज़ें होती हैं ऐसे गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, यानी कि जो समाज में कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वर्ण व्यवस्था में जो इतने ज़्यादा डिसबैलेंस है उन सब को लेकर ये बनाया गया जस्टिस पार्टी। कह रहा है इसमें मुख्य रूप से समाज के उच्च वर्गों का प्रभुत्व था। दूसरा कह रहा है इसमें पार्लियामेंटो सुधारों द्वारा शुरू की गई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया। तीसरा कह रहा है इसमें 1920 में हुए चुनाव के प्रथम बार सरकार का गठन किया। और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे जस्टिस पार्टी के बारे में क्या सही है, यानी कि इसमें आपको कौन सी बात है जो जस्टिस पार्टी के बारे में सही लग रही है, और आप लोगों को वही बताना है। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को पता है जब ये गैर ब्राह्मणवादी जो है लोग हैं, जो ब्राह्मण जो वर्चस्व है ब्राह्मणों का इसका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ है, तो निश्चित ही जात पात और संप्रदाय से ग्रसित लोग होंगे। तो ऐसे लोग अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे, यहाँ के लोगों का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की व्यवस्था से काफ़ी पीड़ित होंगे। तो आपका कौन सा सही है, तो आपका पहला तो सही नहीं होगा, क्योंकि इसके समाज के उच्च वर्ण का प्रभुत्व होगा नहीं, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ ही बनाया गया है, तो इनका प्रभुत्व तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा पार्लियामेंट्री सुधार का सांप्रदायिक निर्णय का विरोध करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद ऐसी चीज़ों से प्रभावित हैं, ऐसी चीज़ों से पीड़ित हैं, तो ये क्यों विरोध करेंगे। इनको तो ठीक ही लगेगा कि चलो अंग्रेज किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये तो यहाँ के लोगों की यहाँ की व्यवस्था से इतने ज़्यादा त्रस्त हैं कि यहाँ के लोगों के खिलाफ कुछ हो तो इन्हें तो अच्छा ही लगेगा। जैसे हमारे अम्बेडकर जी थे, उन्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली अच्छी लग रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था इससे हाँ थोड़ा सा दलितों को सपोर्ट मिलेगा। अगर वही चीज़ यहाँ के लोग ना करते, ना पीड़ित करते, तो उन्हें ये चीज़ करने की आवश्यकता ही क्या थी। तीसरा सही है कि इसमें 1920 में हुए चुनाव के प्रथम बार सरकार का गठन किया, ये बात सत्य है बच्चा लोग। बाकी बातें सही नहीं है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया था। जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, बहुत आसान सा ये फैक्ट है, आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो निश्चित ही इसको ज़रूर देखा होगा। याद रखेंगे क्या सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की बानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था, और इन्होंने बड़े पैमाने पर यह अपना रोल अदा किया था। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी द्वारा किए गए कार्यवाहियों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। पहला, उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया। दूसरा, वह कांग्रेस के विचारधारा से सहमत नहीं थे। तीसरा, दोनों बातें सही हैं। और चौथा, कोई भी सही नहीं है। अब आप बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी द्वारा किए गए कार्यवाहियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे कौन सा है जो सही हो जाएगा। आप लोगों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, ये आप लोगों को बिल्कुल 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 याद रखना है।
आपका केवल और केवल दूसरा सही है। पहला क्यों सही नहीं है? क्योंकि होम रूल लीग उस समय चल रहा था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे, उसमें उलझे हुए थे। गांधी जी का कहना था कि वो लोग मुसीबत में हैं और जब कोई मुसीबत में हो तो उसे और मुसीबत में नहीं डालना चाहिए, ये गलत समय है उनके खिलाफ जो है आंदोलन करने का। ऐसा गांधी जी की सोच थी। हालांकि आप अपने दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनका सोचना गलत है, क्योंकि जो इतना गलत है उसके साथ हम अच्छा करने की क्यों सोचे, ये हर व्यक्ति सोचेगा। लेकिन उनकी दर्शन धीरे धीरे करके बदल गए थे अंग्रेजों के बारे में। शुरू में उनका दर्शन अंग्रेजों के प्रति काफ़ी लचीला था, काफ़ी पॉजिटिव था। धीरे धीरे जब उन्हें अंग्रेजों की सच्चाई पता चली तो उनके भी विचार बदल गए थे। तो इस तरह से गांधी की कुछ चीज़ों का आज की युवा वर्ग या कहिए कि मैक्सिमम लोग सपोर्ट नहीं करते। दूसरा कह रहा है कि कांग्रेस की विचारधारा का उन्होंने विरोध किया है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो कांग्रेस है ये ऐसे संगठन है जो सत्याग्रह के मार्ग को नहीं अपनाता है, और इसी वजह से ये अपने आप को किसी अलग से मतलब जो है संगठित या संगठन से भी नहीं जोड़ता है। इसी वजह से क्या करते हैं, गांधी जी को जो विचारधारा इनसे मेल नहीं खाता है, कि इनका जो काम करने का तरीका है वो गांधी जी को नहीं समझ में आता है, इसी वजह से विचारधारा से सहमत नहीं है। आपने देखा होगा कांग्रेस के सिर्फ एक ही अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता किया है। अगर याद है तो ईयर और प्लेस कमेंट कीजिएगा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किए जाने का क्या कारण था? क्यों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने, आपको ये बताना है। पहला, कैबिनेट मिशन द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करना। दूसरा, वायसराय द्वारा लीग के समर्थन के बिना कार्यकारिणी परिषद का गठन। तीसरा, 1946 में हुए चुनाव में करारी हार। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई हो। बताएंगे बच्चा लोग, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप लोग बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल जानना भी चाहिए एक जागरूक प्राणी होने के नाते भी। तो पहला तो बिल्कुल गलत है बच्चा लोग, सरासर गलत है, क्योंकि इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को क्या किया, अस्वीकार कर दिया था ना, अस्वीकार कर दिया था पाकिस्तान देने से। इसी वजह से तो ये लोग नाराज़ हुए और कैबिनेट मिशन को मानने से इनकार कर दिया। दूसरा रीज़न है वायसराय द्वारा लीग के समर्थन के बिना कार्यकारिणी परिषद का गठन कर देना, क्योंकि कांग्रेस को पहले से बहुत सारी सीटें मिल चुकी थी और ये बिना कांग्रेस के सपोर्ट के भी काम कर सकती थी। और इस बात से लीग नाराज़ हो गई, क्योंकि लीग चाहती थी कि उनका हर जगह प्रभुत्व बना रहे और उनके प्रभुत्व के बिना काम चल जाए देश का, ये कैसे संभव है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया कि हमारे बिना कैसे कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गया। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो बहुत कम है। अब हम अपनी चीज़ों को मनमानी नहीं कर सकते, अपनी चीज़ों को मनवा नहीं सकते, इसलिए इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो आपका केवल और केवल दूसरा रीज़न था उनके प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का। आज का लास्ट क्वेश्चन लेकिन बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है, ध्यान से सुनिएगा। 1924 के उपरांत उपनिवेश सरकार गांधी जी को भारतीय राजनीति में एक इस्तेमाल किया हुआ कारतूस मानती थी, क्योंकि यानी कि 1924 के बाद अंग्रेजों ने गांधी को बहुत हल्के में लेना शुरू किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्यों उन्हें लगता था कि ये ऐसी कारतूस है जो इस्तेमाल की जा चुकी है, मतलब अब इससे खतरा नहीं रहा। पहला, जेल से रिहा होने के उपरांत उन्होंने सक्रिय राजनीति से स्वयं को पृथक कर लिया, इसलिए। दूसरा, पूर्वकालिक राष्ट्रीय सहमति का तेजी से समापन हो चुका था, इसलिए। तीसरा, स्वयं कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग आंतरिक विरोध व समस्याओं से ग्रस्त थी, इसलिए। चौथा, सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं के कारण मुसलमान राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से जो है वो हट गए थे, इसलिए। और पांचवा कह रहा उपरोक्त सभी रीज़न हैं। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट शानदार कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्यों आखिर गांधी जी को हल्के में लेकर चलने लगे अंग्रेज, क्यों अब उन्हें गांधी जी से खतरा नजर नहीं आ रहा था। तो पहला तो बिल्कुल ही सही है कि जेल से रिहा होने के उपरांत उन्होंने सक्रिय राजनीति से स्वयं को पृथक कर लिया। जब सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे तो खतरा ही नहीं है। दूसरा ये भी कि जो पहले से बहुत बड़ा राष्ट्र व्यापी उनका सहमति लोगों का उनके साथ जुड़ा हुआ था, स्थगन करने की वजह से असहयोग आंदोलन वो अब समाप्त हो चुका था, इससे भी अंग्रेज संतुष्ट थे या काफ़ी निश्चिंत थे। तीसरा, कांग्रेस आपस में खुद ही लड़ रही है, कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं। फिर मुस्लिम लीग में भी और इन दोनों के बीच क्या हो गई है, आंतरिक विरोध की जो है स्थिति शुरू हो गई, असहयोग आंदोलन स्थगित करने की वजह से और खलीफा का अस्तित्व समाप्त होने की वजह से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ इन दोनों में भी मतभेद है, इससे भी अंग्रेजों को फायदा है।
साथ ही देश में बहुत जगह सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ गई थी, जो आपस में इन दोनों के जो शक्तियां थी इन दोनों को तोड़ रही थी, अलग कर रही थी। और जब ये लोग अलग होंगे, दूर होंगे, तभी तो उनका बांटो और राज करो की नीति सफल होगी। तो ये सारी बातें सही हैं। इन सभी की वजह से गांधी जी उनके नज़रों में एक इस्तेमाल किए हुए कारतूस की तरह हैं, जो अब उनके लिए घातक उतने नहीं हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, सारी बातें सत्य हैं। उम्मीद है आज के प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी और हमारी मेहनत आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। ये सारे प्रश्न बहुत ही गूढ़ हैं और बहुत गूढ़ता से आप लोगों को बताए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप लोग जो भी एग्ज़ाम दे उसमें आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद दिमाग का यूज़ करके उत्तर को प्राप्त कर पाएँ। याद रखिएगा बच्चा लोग, जीवन भर पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक्टिव होके पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, लग के पढ़ें, हर एक पॉइंट को जोड़ जोड़ के पढ़ें और वो एक दूसरे से जुड़ने चाहिए, कड़ी से कड़ी बननी चाहिए और वही कड़ी आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग। आप लोग मेहनत अपना जारी रखिए और बढ़ा दीजिए अपनी मेहनत को, जितना हो पाए उतना ज़्यादा मेहनत कीजिए। हम लोग ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।